नमस्कार दोस्तों। और आज हम चालू करेंगे जो अगला टॉपिक है वो है इलाहाबाद की संधि। क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लास है वो हम लोग बक्सर का युद्ध पढ़े हैं, उसके पहले हम लोग प्लासी का युद्ध पढ़े हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें एंड आफ्टर डैट आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि इलाहाबाद की संधि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जो इलाहाबाद की संधि है, इलाहाबाद की जो संधि किस युद्ध के कारण हुआ था। तो इलाहाबाद की जो संधि है वो बक्सर युद्ध, बक्सर युद्ध जो घटित हुआ था 22 अक्टूबर 1764। जब बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को जब घटित हुआ था तो हम आपको बताए थे कि इस युद्ध में 3 संयुक्त सेना थी जिस तरफ, और एक तरफ था अंग्रेजी सेना। 3 संयुक्त सेना कौन थी? तो मैंने आपको कल के क्लास में बताया था जो 3 संयुक्त सेना थी, एक था अवध का नवाब सुजाउद्दौला, एक बंगाल का नवाब मीर कासिम और एक था दिल्ली सल्तनत मुगल शासक था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। इन तीनों संयुक्त सेना को और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। तो इन दोनों युद्ध में निर्णायक युद्ध हुआ और अंततः जो परिणाम निकल कर आया वो परिणाम यह था कि इसमें अंग्रेजी सेना का जीत हो गया। और अंग्रेजी सेना का जब जीत हो गया उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुआ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो इलाहाबाद है वो उस समय अवध के क्षेत्र में पड़ता था, अवध के क्षेत्र में इलाहाबाद पड़ता था, इलाहाबाद पड़ता था। और वहीं पर एक संधि हुआ रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और साथ ही साथ शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के नेतृत्व में, यानी कि 2 चरणों में जो है यह इलाहाबाद की संधि संपन्न हुआ था। तो जो इलाहाबाद है वो अवध का ही क्षेत्र था। वर्तमान में इलाहाबाद को हम किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इलाहाबाद या प्रयागराज है वो गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। तो हम पढ़ते हैं आज इलाहाबाद की संधि के बारे में। जो इलाहाबाद की संधि है इसमें कौन कौन सी शर्त रखी गई, इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया और इसके बाद यह तय हो गया कि आगे जो भारत का शासन प्रशासन संभाला जाएगा वह अंग्रेजों के द्वारा संभाला जाएगा। क्योंकि इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके थे कि मीर कासिम जो था वह बंगाल का 3 क्षेत्र जैसे वर्धमान, चटगांव, मिदनापुर का जो राजस्व था वो अंग्रेजों को दे चुका था। इसमें सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त हो रहा था अंग्रेजों को और यह जो लालच है वो काफ़ी बढ़ चुकी थी अंग्रेजों को। यद्यपि अगर आप जानते हैं कि जब लालच बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जितने भी उस समाज में लोग रह रहे हैं उसका क्या होगा, वहाँ शोषण होगा। आप देखिएगा कि इलाहाबाद की जो संधि हुआ वो 2 चरण में हुआ। पहला संधि जो हुआ था 12 अगस्त 1765 को हुआ। दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ। अब आप बोलिएगा कि इलाहाबाद आपने समझ लिया कि यह उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है और संधि का मतलब क्या होता है। देखिए संधि का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि लड़का और लड़की का शादी होता है तो बीच में संधि कराने वाला क्या होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि बीच में संधि कौन कराता है, अगुआ कराता है। उसी तरीका से जो इलाहाबाद में जो संधि हो रहा था उसमें 2 चरण में जो संधि हुआ था उसका नेतृत्व जो है वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। जो 2 चरणों में हुआ तो कहीं ना कहीं ये संधि जो है 2 लोगों के मध्य हुआ होगा। आपने सही सोचा कि जब इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में हुआ तो 2 लोगों के मध्य हुआ। किन किन लोगों के मध्य हुआ तो अब ये जानेंगे कि 12 अगस्त 1765 को जो संधि हुआ यह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय प्लस रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव क्लाइव के नेतृत्व में हुआ। वहीं पे जो 16 अगस्त 1765 का जो संधि था वह सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव
क्लाइव। ठीक, तो जो रॉबर्ट क्लाइव है, आपको पता होना चाहिए कि जो अलीनगर का जो संधि हुआ था वो भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही हुआ था। जो इलाहाबाद की संधि हो रहा है वो भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था एक योग्य सेनापति था, एक अंग्रेजी सेनापति था, एक योग्य सेनापति था। इसीलिए इनको पुनः इंग्लैंड से बुलाया गया 1765 में, ताकि रॉबर्ट क्लाइव इस संधि में भाग ले सके और जितना भी लाभप्रद पद हो या जितना भी लाभ अर्जित करना हो वो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्राप्त कर सके। तो क्या क्या प्राप्त हुआ इलाहाबाद की संधि में वो हम देखते हैं। तो जो शाह आलम द्वितीय है, जब रॉबर्ट क्लाइव ने इनसे संधि किया था तो इनसे 3 क्षेत्र लिया। कौन, आप जानते होंगे कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा। इन तीनों क्षेत्रों का जो दीवानी जो राजस्व है वो अंग्रेजों को मिला। पीछे हमने पढ़ाया था मीर कासिम दिया था, उसी तरीके से शाह आलम द्वितीय से रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुआ। उसके बाद इनको जो है इलाहाबाद और कड़ा अंग्रेजों ने इनको दिया। ध्यान समझिएगा, जो रॉबर्ट क्लाइव है जो अंग्रेजों की तरफ से इस संधि में भाग लिया था, इलाहाबाद और कड़ा जो है वो किसको दिया, शाह आलम द्वितीय को दिया। शाह आलम द्वितीय को दिया। तीसरा जो है शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बनाया। क्या बनाया, पेंशन भोगी बनाया। अब आगे चलते हैं कि इस चरण में क्या हुआ। 16 अगस्त 1765 को इनसे क्या किया गया, सुजाउद्दौला से कि इलाहाबाद और कड़ा अंग्रेजों ने ले लिया। अंग्रेजों ने ले लिया। अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि जो इलाहाबाद और कड़ा शाह आलम द्वितीय को मिला, जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा दिया गया, वो किससे लिया गया था, वो सुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा पहले इनसे लिया गया और पुनः किन्हें दिया गया, शाह आलम द्वितीय को दिया गया। दूसरा, सुजाउद्दौला से चुनार का किला, चुनार का किला अंग्रेजों को मिला। किसे मिला, अंग्रेजों को मिला। अब बोलिएगा चुनार कहाँ है, तो ये भी जो चुनार है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जैसे आप मिर्जापुर गए होंगे और मिर्जापुर के आसपास चुनार का किला है, तो ये जो चुनार का किला है जिस पर अधिकार किसका था, सुजाउद्दौला का, अब वो किसे मिला, रॉबर्ट क्लाइव अर्थात अंग्रेजों को मिला। अगला टॉपिक 3, सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जब ये संधि हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि सुजाउद्दौला ने किसको शरण दिया था, मीर कासिम को शरण दिया था। अब इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो भी क्षति हुआ, जो भी जुर्माना, जो भी नुकसान हुआ, वो किसके ऊपर थोप दिया गया, तो सुजाउद्दौला के ऊपर थोपा गया, जिसकी वजह से इन पर 50 लाख रुपया 50 लाख रुपया का जुर्माना लगाया गया। अब 50 लाख रुपया का जुर्माना किस पर लगा दिया गया, सुजाउद्दौला के पास, और सुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपये जुर्माना रॉबर्ट क्लाइव को दिया। तो आप लोगों ने देखा कि अब यहाँ से बिहार, बंगाल और उड़ीसा, उस समय पहले बंगाल में ही था लेकिन अभी वर्तमान में अलग अलग है, तो बिहार, उड़ीसा और जो भी इन क्षेत्र का जो दीवानी था अब अंग्रेजों को मिलना शुरू हो गया। साथ ही साथ यहाँ इन लोगों ने आपने देखा कि इलाहाबाद और कड़ा सुजाउद्दौला से लेकर किसे दे दिया गया, शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बनाया गया। उसके बाद सुजाउद्दौला से चुनार का किला लिया गया। उसके बाद 50 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया, किसके ऊपर, सुजाउद्दौला के ऊपर। अब आप यहाँ से देखिएगा कि जो इलाहाबाद की संधि हुआ, इसके तुरंत बाद 1765 में ही रॉबर्ट क्लाइव ने
एक शासन लागू किया, जो कहीं ना कहीं अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए, जो शासन लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, वह एक किसानों की तरफ से दुर्व्यवहार रूप के शासन लागू किया गया है, दुर्व्यवहार रूप में शासन लागू किया गया। तब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस शासन का नाम ही था द्वैत शासन, यानी दो शासन, एक क्षेत्र में दो शासन लागू किया गया। जो भी दीवानी था, जो भी राजस्व था, जो आय वाला जो शासन व्यवस्था था, वो अंग्रेजों के पास था। जो खर्चीला था, जो जवाबदेही था, वो बिहार और बंगाल के दो अधिकारियों को नियुक्त किया गया और उनको दे दिया गया। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा, द्वैत शासन के बारे में। तो आप लोगों ने देख लिया इलाहाबाद का संधि। आइए 2 मिनट में हम इसको रिवीजन करते हैं और पता करते हैं कि कौन कौन से यहाँ फैक्ट जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के उपरांत हुआ, तो बक्सर के युद्ध के उपरांत हुआ। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उसके बाद यह जो इलाहाबाद है, 2 चरणों में संधि हुआ। पहला 12 अगस्त और दूसरा 16 अगस्त 1765। पहला जो हुआ वो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 को सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। देखिए एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, जब आप ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तो उसमें ऑलरेडी दे देगा कि 16 अगस्त 1765 का जो इलाहाबाद की संधि हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था। तो ये जो डाटा है वो आप हमेशा याद रखिएगा। 16 अगस्त सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, पहले शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। शाह आलम द्वितीय कौन थे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी बहुत डिटेल्स में। शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, पेंशन भोगी क्यों बनाया गया, आगे चलकर मराठों ने क्या किया था कि शाह आलम द्वितीय को पुनः गद्दी पर भी बैठाया था, उसके बारे में हम लोग खुद पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही डिटेल्स है इसके बारे में, इलाहाबाद की संधि के बारे में। अब थोड़ा हम चलते हैं द्वैत शासन के बारे में, पढ़ते हैं कि द्वैत शासन क्या था, किसके द्वारा लागू किया गया, इस द्वैत शासन से बंगाल में प्रभाव क्या पड़ा, किसानों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अब द्वैत शासन। द्वैत शासन जो है 1765 में चालू किया गया था, अर्थात प्रारंभ किया गया था द्वैत शासन। द्वैत शासन, और ये जो द्वैत शासन है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत में अंग्रेजी कंपनियों का जो शासन का स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव का। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछ दिया जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग होता है उसका आंसर। तो रॉबर्ट क्लाइव। अब द्वैत शासन क्या था, थोड़ा ध्यान समझिएगा। द्वैत शासन, और यह द्वैत शासन जो है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा चालू किया गया। द्वैत का मतलब भी होता है दो। अब सोचिए कि एक क्षेत्र में दो शासन, मान लीजिए कि आपका एक घर है, एक घर है आपका और उसमें पूरा परिवार है, आपके मम्मी है और आपके पापा है। पहले जो निर्णय है वो आपके पापा ले रहे थे, और अब वर्तमान में फादर और मदर दोनों निर्णय ले रहे हैं, और दोनों जो निर्णय है वो अलग अलग क्षेत्र से है। तो आप यही कह सकते हैं कि एक परिवार में द्वैत शासन। ठीक उसी तरीके से एक ही क्षेत्र में द्वैत शासन जो है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। वो क्या था, तो एक था राजस्व से संबंधित, राजस्व से संबंधित एक प्रशासन के रूप में था, प्रशासन के रूप में था। देखिए राजस्व का मतलब होता है जहां से आय आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव को बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये तीनों क्षेत्र मिल चुका था। तो इन क्षेत्र से जितने भी राजस्व आते थे वो अंग्रेजों के पास आते थे। किसके पास, अंग्रेजों के पास। यानी कि जिस क्षेत्र से आय का आमदनी हो रहा है, जिससे से आर्थिक रूप से ये लोग मजबूत हो रहे हैं, उस क्षेत्र का खुद ये लोग क्या किए, उस विभाग का अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन इस प्रशासन के रूप में जो है भारतीयों को रख दिया। अब भारतीयों को रखने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि भारतीयों को जवाबदेही भी बनाया। जवाबदेही यानी कि लोगों के प्रति जवाबदेही भी है, लेकिन यहां जवाबदेही नहीं था। यहां जो है जवाबदेही
नहीं था। ये कितना रुपया ले रहा है, कितना रुपया लूट रहा है, अलग अलग क्षेत्र से राजस्व आ रहा है, इसका जवाबदेही ये लोग नहीं थे। लेकिन जहाँ पैसा खर्च नहीं हो रहा है वहाँ जवाबदेही है। यही था द्वैत शासन, दो क्षेत्रों में लागू किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में सीताब राय को नियुक्त किया गया था, बंगाल में रज्जक खां को नियुक्त किया गया था। ध्यान समझिएगा, बिहार के क्षेत्र में किसको नियुक्त किया गया था? सीताब राय को नियुक्त किया गया था, सीताब राय को नियुक्त किया गया था। वही बंगाल के क्षेत्र में जो है किसको नियुक्त किया गया था? तो रज्जाक खां को नियुक्त किया गया था। किसको? मोहम्मद रज्जाक खां को नियुक्त किया गया था। आप खुद देख सकते हैं। अब देखिए इसका निर्णय क्या हुआ। द्वैत शासन तो लागू हो गया, लेकिन द्वैत शासन का निर्णय क्या हुआ, आखिर बंगाल में इसका प्रभाव क्या पड़ा? आप ध्यान समझिएगा। आपको भी पता है कि एक तरफ से सिर्फ पैसा जा रहा है, लेकिन उस पैसे का निवेश नहीं हो रहा है भारत में। आप ध्यान समझिएगा, मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। मानिए आपके पिताजी पैसा 500 रुपया कमा रहे हैं और टोटल पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, आपके परिवार में खर्च हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पैसा जो आ रहा है वो हमारे ही परिवार में खर्च हो रहा है, हमारे परिवार को लाभ मिल रहा है। लेकिन आपके पिताजी 5 रुपया कमाए और 5 रुपये अकेले ही खा रहे हैं, तो क्या आपके इस परिवार को कोई बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ, आपका परिवार लॉस में जा रहा है। वही था द्वैत शासन। द्वैत शासन, राजस्व तो जा रहा था और वो अकेला राजस्व कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था, लेकिन उसका कोई बेनिफिट भारत में नहीं मिल रहा था। उसका कोई भी जो राजस्व, जो पैसा था, जो मनी था, जो आर्थिक रूप से लोग यहाँ से लोगों को सता रहे थे, लूट रहे थे, उसका कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। मानते हैं अगर इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो यहाँ के लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, रोजगारी मिलेगा, लेकिन यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। अब ध्यान से घटना क्या हुआ, 1765 जब सभी लोगों के पास पैसा यहाँ से खत्म हो गया, तब 1770 का घटना, 1770 का एक महत्वपूर्ण घटना घटा कि बंगाल में इतना भीषण अकाल पड़ा कि यहाँ के लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए। किसी के पास पैसा नहीं था, खाने के लिए भी यहाँ पैसा नहीं था। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1772 में एक और घटना हुआ। जब 1770 में जब अकाल पड़ा बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में किसी के पास पैसा नहीं था, तो यहाँ जो चाय का व्यापार चल रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ जो कोठिया थी, जो केंद्र था, कोई खरीद ही नहीं रहा था। आखिर कैसे खरीदेगा? किसी के पास तो पैसा है ही नहीं। पैसा पहले ही द्वैत शासन के माध्यम से ये लोग लूट चुका थे। अब क्या हुआ कि जितने भी चाय की फैक्ट्रियाँ थी, उस चाय की फैक्ट्रियाँ जो केंद्र था वो क्या होने लगा, घाटे में जाने लगा, पूर्ण रूप से घाटे में चला गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से इंग्लैंड में 10 लाख रुपये का लोन अप्लाई किया। जब 10 लाख रुपये का लोन अप्लाई किया तो इंग्लैंड सरकार ने यह देखा, हमने तो इनको एक अधिकार दिया है, आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि कंपनी घाटे में चली गई और 10 लाख रुपये की लोन किन्होंने अप्लाई किया। उसके लिए एक समिति बनाई गई। समिति जांच करने के लिए भारत में आई, तो भारत में जांच करने के लिए आई तो उनको 2-3 ऐसे घटना मिले जो उनको देख कर दिल दहल गया। पहला तो घटना यही था कि द्वैत शासन के बंगाल के क्षेत्र, बिहार के क्षेत्रों के लोगों के जो किसान थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, उनको शोषण किया जा रहा था। और दूसरा क्या था कि ये लोग जबरदस्ती रिश्वत ले रहे थे, बिहार बंगाल के लोगों से रिश्वत यानी कि उपहार ले रहे थे जबरदस्ती। ये भी चीज देखा गया कि ये भी एक कारण है। तब इसके लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आपको पता होगा, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, और उसी में उपहार लेना सब चीज़ बंद किया गया, कंपनी पर कंट्रोल किया गया। तो यहीं से वो सारी चीज़ लिंक करके पढ़िएगा ना तो याद भी रहता है कि आखिर एक घटना कैसे हुआ। तो 1770 में अकाल पड़ गया। अब आगे आते हैं, उसके बाद एक गवर्नर जनरल आता है भारत में, आप जिसका नाम जानते होंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हम वॉरेन हेस्टिंग के बाद जानेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग नहीं आया था
तो द्वैत शासन को समाप्त किया था और पुनः उन्होंने बंगाल के क्षेत्र को, बिहार के क्षेत्र को एक अलग दर्जा दिया था। इसीलिए हम इनको रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक मानते हैं, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग को अंग्रेजी सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक, तो आते हैं उसके बारे में भी हम लोग अभी देखते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव वो पुनः 1765 में आया था, याद होना चाहिए आपको। और 1765 में क्यों आया था? इलाहाबाद की संधि कराने के लिए आया था। द्वैत शासन 1765 में ही लागू किया, आपको तो ये पता हो गया होगा। लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव, आपको पता होना चाहिए कि यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। मैं गवर्नर जनरल नहीं बता रहा हूँ, प्रथम गवर्नर बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। बंगाल का प्रथम क्या था? गवर्नर। गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर होता है, ठीक। यह सिर्फ बंगाल का था। जब आगे हम पढ़ेंगे ना गवर्नर जनरल, तो 3 क्षेत्रों का हो जाएगा। ये प्रथम गवर्नर भी था। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा हुआ, स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक, सेना नायक कहा जाता है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए घटना क्या घटा है। जब 1765 में आया, ये वापस चला गया कब? 1767 में। 1767 में पुनः रॉबर्ट क्लाइव कहाँ चला गया? वापस चला गया। और 1774 इंग्लैंड में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। कुछ ऐसी परिस्थिति आई, इंग्लैंड के सरकारों ने ऐसा इस पर दबाव डाला कि जिस तरीके से द्वैत शासन इन्होंने लागू किया, यहाँ लोग किसान मरने लगे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाने लगी थी। इन सब चीज को सुधारने के लिए वॉरेन हेस्टिंग आया था। और इस सारा कारण किसके वजह से हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव 1774 में इंग्लैंड में आत्महत्या कर लेता है। अब ध्यान समझिएगा, इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा? जैसा आप करोगे ठीक वैसा ही आपको मिलेगा। यानी कि 10 की स्पीड में अगर आप बॉल फेंकोगे ना, तो 10 की स्पीड में उधर से आएगा भी। अर्थात इन्होंने किसानों का शोषण किया, बंगाल बिहार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किसानों का शोषण किया। अंततः 1774 में इनको क्या करना पड़ा? आत्महत्या करना पड़ा। उसके बाद जो ये द्वैत शासन है, ये कब समाप्त हुआ? तो 1772 में समाप्त हुआ। और ये किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स। यहां मैं लिख रहा हूं, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये क्या किया गया? द्वैत शासन को समाप्त किया गया। तो कहीं ना कहीं आपको द्वैत शासन अच्छा से समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं, अब ध्यान समझिएगा कि द्वैत शासन क्या था कि एक ही क्षेत्र में 2 शासन चल रहा था। एक राजस्व शासन था, एक प्रशासन से संबंधित था। जो प्रशासन से संबंधित है वो भारतीयों को दिया गया था, और साथ ही साथ उसका जवाबदेही भी था लोगों के प्रति और इंग्लैंड के प्रति। साथ ही साथ उसके बाद जो राजस्व के क्षेत्र में था, वह सारा आय आ रहा था, और वो खुद अपने अध्यक्ष के रूप में पद पर संभले हुए थे। तो सारा आय, राजस्व, दीवानी, वो सब किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। लेकिन उसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं था। यही था द्वैत शासन, जो 1765 में आया था। द्वैत शासन को समाप्त वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में किया। स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को पहले ही मैं आपको बताया कि भारत में अंग्रेजी सत्ता का जो संस्थापक है रॉबर्ट क्लाइव को, लेकिन वास्तविक संस्थापक वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 2 चरणों में रहा था। मैं कभी गवर्नर जनरल जब पढ़ाऊंगा
तो रॉबर्ट क्लाइव में को विशेष रूप से मैं पढ़ाऊंगा और हमें ये भी बताऊंगा कि आखिर इंग्लैंड के सरकार ने इनके ऊपर कौन सा मुकदमा जारी किया था, जिस मुकदमा की वजह से इनको आत्महत्या करना पड़ा, वो भी मैं आपको आगे चलकर ही बताऊंगा। ठीक, तो 1774 में इनको आत्महत्या करना पड़ा। तो ये था हमारा किसके बारे में, इलाहाबाद संधि के बारे में, द्वैत शासन के बारे में। ध्यान रखिएगा कि अगर बाय द वे मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इसमें से कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी डाउट है आप शेयर कर सकते हैं। एकदम 100% उसका रिप्लाई मिलेगा और पूरा फैक्ट के साथ आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि मैं अभी आपको जो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं फैक्चुअल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और पूरे स्टोरी के साथ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और मैं 2 या 3 दिन के बाद ही मैं पॉलिटी भी चालू करूँगा, क्योंकि अब जहाँ भी पॉलिटी पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं एक बुक से पढ़े होंगे, हम भी बुक से ही पढ़े हैं बट एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़े हैं। ध्यान समझिएगा, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा तो पहले पॉलिटी का अर्थ समझाऊंगा कि पॉलिटी का निर्माण हुआ कहाँ से। ये सारा एक चीज़ फैक्ट के रूप में कहीं ना कहीं 1-2 क्लास पॉलिटी का इतिहास समझ में ही आएगा, उसके बाद हम भारत पर आएंगे। तो पॉलिटी चालू करने वाले हैं और इसके बाद हम जो टॉपिक अगला पढ़ने वाले हैं वो है मैसूर का युद्ध। कौन सा है? मैसूर का युद्ध। तो ध्यान रहे आप अगला वीडियो देखना ना भूलें। और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है, 2 वीडियो, प्लासी का युद्ध बनाया है, बक्सर का युद्ध बनाया है, उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं कि बेटर करने के लिए और हमें क्या करना चाहिए, या आप और भी सुझाव दे सकते हैं किस टॉपिक को हमें स्टार्ट करें, कौन कौन सिलेबस लेकर चले। मैं देखिए अभी मैंने जो पढ़ाया ये सभी एग्जाम के लिए, कोई स्पेशली एग्जाम के लिए नहीं है, क्योंकि अगर नॉलेज रहेगा तो सभी एग्जाम में काम करेगा। ये मैं नहीं बताया कि बिहार पुलिस में ही आएगा, ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि दरोगा में ही पूछेगा, सभी एग्जाम के लिए इफेक्ट है। आप एसएससी में भी देखिएगा, जितना भी जीके जीएस आता है इसमें से ही आता है। तो अगला जो मैं क्लास पढ़ाऊंगा वो आपका रहेगा मैसूर का युद्ध। तो आप वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें इस वीडियो को और हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।